दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जो कि आपकी 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री से है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स कि जो आपका ग्रामीण इलाके हैं उस पर जो रूलिंग है, ठीक है, जो शासन है वो क्या था। तो ये जो चैप्टर आज मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता है कि अभी सीटेट के नोटिफिकेशन भी आ गए हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, तो मेनली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपनी जैसे भी आपको अच्छा लगे आप नोट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को क्या करें, पॉज करके आप नोट्स बना भी सकते हैं। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि द कंपनी बिकम्स अस दीवान, की जो कंपनी थी वो क्या बन जाती है भाई, दीवान बन जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ऑन 20 अगस्त 1765, ठीक है, क्या होता है 12 अगस्त 1765 के अंदर जो मुग़ल एम्पायर होते हैं, कौन होते हैं उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर, शाह आलम जी। तो वो क्या करते हैं कि वो अपॉइंटेड करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए बंगाल, ठीक है, दीवान, बंगाल का दीवान कंपनी को बना देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें जो ये शाह आलम जी हैं ये ऑफर कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि 3 स्टेट्स की इन्होंने मेनली दीवानी इनको दी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ओके, तो भाई जब दीवानी रॉबर्ट है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। अब वो क्या करते थे, जो रॉबर्ट क्लाइव होते थे ना, वो अपनी जितनी भी चीज़ें होती थी उनको एक पेंटिंग के रूप में, वो यादगार के रूप में क्या कर लेते थे, पेंटिंग करवाते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेंटर से कमीशन कराई थी। ये वाली भी जो घटना घटी थी ना, ये वाली भी इन्होंने क्या करा दी थी भाई, कमीशन करा दी थी पेंटर से। तो अब जो ये ग्रांट थी, द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। अब जो बंगाल की दीवानी है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाना उनके लिए सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एज दीवान के रूप में जो कंपनी होती है बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब क्या होता है कि भाई जब ये आ जाती है तो कंपनी अपने कंट्रोल में कर लेती है, वहाँ के जितने भी मामले होते हैं उनकी वो रूलर वहाँ की बन जाती है। अब क्या करती है कंपनी बहुत सारी जो एक्सपेंसेस होती हैं उनको वो ग्रोइंग हो जाती हैं, उनके जो खर्चे हो जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए उनको क्या करना होता था, अपने खर्चों को ग्रोइंग करने के लिए उनके पास रेवेन्यू की ज़रूरत थी। अब तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू की ज़रूरत थी तो चीज़ों को उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, चीज़ों को उन्होंने खरीदना और बेचना उन्होंने स्टार्ट करना कर दिया था। ठीक है, अब टाइमली ओवर द ईयर्स the company also learned that it had to move with some क्वेश्चंस। अब कंपनी ना ये समझने लगी थी कि उसे बहुत जो है सावधानी के साथ आगे स्टेप रखना होगा। तो बीइंग एन एलियन पावर, आपको पता है कि जो कंपनी है वो एलियन पावर थी, मीन्स बाहरी ताकत थी। तो उसको क्या नीड थी, उसको नीड थी पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। अब जो कंट्री साइड जो लोग थे उनको पैसिफाई करने की। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या किया कि हु हैड लोकल पावर हैड टू कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेट। ठीक है, उन्होंने जो है ऐसे जो लोकल पावर थी, जो लोकल पावर रह चुकी थी वहाँ पे, उन लोगों को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें क्या किया, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया था। तो अब ये काम जो था, हाउ वाज दिस टू बी डन, ये काम कैसे किया जाए, कैसे वो अपना जो है यहाँ पर अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज को जुटाए, उनके माइंड में ना ये दिमाग में ये बात आने लगी थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। अब तो देखिए, अब हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू क्या था भाई, रेवेन्यू फॉर द कंपनी
कि जो कंपनी की आमदनी थी वो क्या थी। अब देखिए, द कंपनी हैड बिकम द दीवान। अब भाई कंपनी दीवान तो बन गई थी, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर। लेकिन अब भी वो अपने आप को क्या मानती थी, एक व्यापारी ही मानती थी। अब उसको वो ना थोड़ा अनविलिंग सा महसूस कर रहे थे वो, ठीक है। अब इन्होंने द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय द कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना भाई बहुत मतलब कम कीमत पर जो बढ़िया वाला कॉटन था और जो सिल्क था वो खरीदा। और इस कारण क्या हुआ कि विद इन 5 ईयर, 5 सालों के अंदर अंदर क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ गुड्स बाउटली बाय द परचेज्ड गुड इन जो बंगाल में चीज़ों के जो गुड्स थे, जो गुड्स के जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए थे, वो दुगने हो गए थे, ठीक है। तो 1865 के अंदर द कंपनी हैड परचेज्ड गुड इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब 1865 के अंदर जो कंपनी है ना वो ब्रिटेन से जो सोना चांदी है उसका आयात करती थी, ठीक है। और इन चीज़ों के बदले में वो क्या करती है, वो सामान खरीद लेती थी। अब क्या हो गया कि सून इट वाज क्लियर, जल्दी ही द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। जो बंगाल के अंदर जो है बंगाल को क्या करना पड़ा था, डीप क्राइसिस का सामना करना पड़ा। जो अब ये लगा जी जितनी भी आर्टिशियंस थे वर destroying villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब जो जितने भी कारीगर थे ना वो भी विलेज छोड़ के जाने लगे थे। क्यों जाने लगे, क्योंकि उनको कंपनी ना बहुत लो प्राइजेस देती थी उनके गुड्स के लिए। अब जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स वर अनेबल, अब पीजेंट्स भी पे करने के लिए क्या थे भाई, जो पीजेंट्स का जितना भी ये लगा लीजिए आप जो ड्यूज़ होते थे ना उसको, वो ड्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जो ये आर्टिशियंस थे, साइंस ऑफ कोलैप्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा उनके जो कोलैप्स थे वो गिर गया था जो था उत्पादन उनका। तो देन इन 1770 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो 1717 के अंदर अ ट्राइबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। बंगाल के अंदर क्या है भाई, 10 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये वहाँ पर एक फेमाइन आ जाता है बंगाल के अंदर। वहाँ की जो बहुत बड़ी 1/3 जो पार्ट होता है पॉपुलेशन का वो क्या हो जाता है, वो लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक फिगर 2 में दिखाई दे रहा है कि एक वीकली मार्केट, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक वीकली मार्केट थी। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ये पीजेंट और आर्टिशियंस थे जहाँ आपकी, इनमें जो इनकी ये जो गुड्स थी ना, इन चीज़ों को ना लो प्राइजेस पे खरीदा जाता था। तो इससे जो इनकी इकोनॉमी जो थी वो क्राइसिस हो गई थी, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी पे गहरा संकट मंडराने लगा था। अब क्या था कि द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ना, ये जो कंपनी वाले थे ये चैन से नहीं बैठे थे, तो इनको क्या था, एग्रीकल्चर में इन्होंने कुछ इम्प्रूव करने की सोची, ठीक है। तो इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब भी कंपनी को क्या था कि अपनी रेवेन्यू की पड़ी थी। तो इसके लिए देखिए इन्होंने हाउ वाज दिस टू बी डन, तो इनको फील होने लगा कि भाई ये काम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कैसे करें। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आफ्टर 2 डिकेड्स, तो क्या हुआ था कि भाई जो ये था ना 2 दशकों के बाद यहाँ पर डिबेट्स चलती रही, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। 1793 के अंदर जो है एक स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आया था। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट, तो भाई जब भी परमानेंट सेटलमेंट आया तो उस टाइम पे जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है ना आपके, वो क्या थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब ये क्या था परमानेंट सेटलमेंट, इसके अंदर जो आपके राजा और जो ये तालुकदार्स है ना, इनको क्या काम सौंपा गया था, इनको रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था कि ये क्या करते थे, ये रेंट को कलेक्ट करते थे, किससे, पीजेंट से। और पे किसको करते थे, ये
पे करते थे कंपनी को। अब देखिए ये जमींदार के लिए भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू था वो क्या था भाई, फिक्स था। ठीक है, इन्होंने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं की थी अपने रेवेन्यू के अंदर। तो जो जमींदार थे वो क्या करते थे, वो भी अपने लिए बचा सकते थे, इनक्योरेज वो कर सकते थे। लेकिन जो जमींदार थे ना, उन्होंने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही लैंड को इम्प्रूव किया। अब जब लैंड इम्प्रूव नहीं होगी तो भाई वो पीजेंट से जो रेवेन्यू है वो कैसे इकट्ठा कर सकते थे। तो उनको ना एक बिग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये प्रॉब्लम क्या थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी, हाउएवर क्रिएट प्रॉब्लम, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। अब कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। जो जमींदार थे वो लैंड के ऊपर क्या करते थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते थे, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी लैंड। तो भाई जब लैंड इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो जमींदार को बहुत सारी डिफ़िकल्टी उठानी पड़ी थी पे करने में। ठीक है, अब बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने अपनी जो जमींदारी थी वो भी लॉस्ट कर दी थी इस काम के लिए। तो बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के अंदर की जो ये सिचुएशन है वो लगभग चेंज हो गई थी। जो प्राइजेस थे ना मार्केट के अंदर, रोज एंड द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड बी इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। अब क्या हो गया था कि भाई जो राजस्व है कंपनी हमेशा के लिए इसको फिक्स कर चुकी थी, तो अब इसमें वो इंक्रीमेंट नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने ना बहुत सारे डिफ़िकल्ट्स फेस करनी पड़ी थी। तो अब क्या था, इन डिफ़िकल्ट्स के चलते चलते अब एक न्यू सिस्टम आ गया था। ठीक है, डिफ़िकल्ट के चलते एक न्यू सिस्टम आया था। वो न्यू सिस्टम क्या था भाई, वो न्यू सिस्टम था आपका होल्ट मैकेंजी ने वो लगाया था। कहाँ पर वो लगाया था, आपके जो ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर 1822 के अंदर। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, महालवाड़ी। ठीक है, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, महाल। ये महाल जो व्यवस्था थी ये क्या थी कि भाई ये जो इन ब्रिटिशर्स रेवेन्यू रिकॉर्ड महाल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच में बी अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है भाई, ये एक जो है राजस्व कि महल एक इकाई थी। इसमें क्या था कि जो एक गांव है या गांव का एक ग्रुप होती थी, और इसमें जो ये होल्ट मैकेंजी हैं इन्होंने क्या किया था कि द चार्ज, ये किससे चार्ज लेते थे, द चार्ज कोलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार्स। अब इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने जो गांव का मुखिया है उसको जमींदार की बजाय ये काम सौंप दिया था। ठीक है, दिस सिस्टम कम टू बी नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। इसको इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम का नाम दिया क्योंकि इसने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था ना, इन मैकेंजी ने गांव का जो मुखिया होता था, हेड होता था, उसको ये काम सौंपा था कि भाई जितना भी तेरे गांव के अंदर एरिया है ना, खेत है ना, उनसे आप रेवेन्यू पे इकट्ठा करो और मेरे को सौंपो। तो गांव जमींदारों को ना सौंप कर इन्होंने किसको सौंपा ये काम, इन्होंने हेड को सौंपा था। ठीक है, जो विलेज के हेड होते थे। लेकिन भाई इसके बाद फिर एक और सिस्टम आया जिसको क्या बोला जाने लगा, मुनरो सिस्टम। अब ये मुनरो सिस्टम क्या था, मुनरो सिस्टम था कि इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ परमानेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है कि द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड कम टू बी नोन एज द रैयतवाड़। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वर्स विद टीपू सुल्तान। तो देखिए भाई, अभी जो मैंने आपको भी बताया है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार रिपीट हुआ है सीटेट के अंदर भी कि जो जितने भी साउथ इंडिया के जो पार्ट्स थे उनके अंदर क्या था कि जो आपकी ये जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी जगह पर एक और न्यू सिस्टम आ गया था। अब वो न्यू सिस्टम किसके नाम से जाना जाता था, रैयतवाड़ के अंदर। ठीक है, अब रैयतवाड़ी का नाम किसने दिया था, अलेक्जेंडर रीड ने। यहाँ पे भी ना दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई जो ये नाम दिया था रैयतवाड़ी का ये किसने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताओगे कि ये नाम दिया था अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि आगे जाके ये जो सेटलमेंट था, ये जो सिस्टम थी, इसको डेवलप किसने किया था, ये डेवलप किया था आपके टॉमस मुनरो ने। ठीक है, इसको जो रीड मुनरो थे, ठीक है, सॉरी टॉमस मुनरो थे, उन्होंने
इसको आगे डेवलप किया था। इसको रीड और मुनरो का सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने रीड और मुनरो ने क्या फेल्ट किया था भाई कि द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, कि साउथ के अंदर ना कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। तो द सेटलमेंट दे एग्रीड, वो इस सेटलमेंट से एग्री थे कि टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड ऑफ जनरेशंस। अब इन्होंने क्या किया था, इनकी व्यवस्था के अंदर इन्होंने जो मतलब जो किसान थे ना, सीधे किसानों से हीटर्स से ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। अब आई थिंक आपको ये तीनों समझ आ चुके होंगे कि जो आपका अभी मैंने आपको बताया परमानेंटरी जो सेटलमेंट था वो क्या था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया महालवाड़ी जो सेटलमेंट था वो क्या था, और जो ये रैयतवाड़ी जो सिस्टम था ये क्या था। अभी भाई जो आपका परमानेंटरी सिस्टम था उसके अंदर क्या था कि किससे जो रेवेन्यू लिया जाता था, जमींदार से लिया जाता था। लेकिन जो आपका ये महलवाड़ी जो सिस्टम है उसके अंदर किससे लिया गया, जो गांव का हेड होता था ना, विलेज का जो हेड होता था उससे लिया जाता था। लेकिन जो ये मुनरो, रीड और मुनरो के जो सिस्टम थे उसके अंदर डायरेक्ट कल्टिवेटर से आपका रेवेन्यू लिया जाने लगा। तो भाई ऐसे ऐसे क्या था, ये जितनी भी मैंने अभी आपको कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स की वजह से। तो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी स्टूडेंट यूरोप में जो क्रॉप्स थे उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।